हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे। ठीक है, 2 वीडियो हमारा बन चुका है इसके ऊपर और आज ये 3rd वीडियो है और आज ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म एसेट्स है। ये पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, बट अगर पिछले वीडियो में किसी भी तरह का डाउट रह गया होगा इस टर्म को लेकर के, तो ये इस वीडियो में हम वापस से रिपीट कर दे रहे एक फ्लो चार्ट के थ्रू, क्योंकि ये पूरे अकाउंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एसेट से। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब कोई भी रिसोर्स, कोई भी सामान, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी चीज जो आपका हो या आपके कंट्रोल में हो, कोई भी चीज जो आपका हो या आपके कंट्रोल में हो, जिससे आपको क्या होने वाला है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अभी आप एक एग्जांपल लेकर के समझो कि आपके हाथ में ये जो मोबाइल फोन है जिससे आप ये लेक्चर देख रहे हो, ये भी आपका है, ये एक रिसोर्स है। मोबाइल फोन इज अ रिसोर्स, ये आपका है, आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आप इससे मेरा क्लासेस देख रहे हो, तो ये आपका पर्सनल एसेट है। ये आपके लिए क्या है? एक तरह से पर्सनल एसेट है। आप जिस घर में रह रहे हो, अगर वो घर आपका है, ठीक है, अगर किराए का नहीं है, वो अगर घर आपका है, तो वो आपका घर आपके लिए एसेट हो गया। आपके घर में मान लीजिए एसी लगा हुआ है, आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, ये जो भी, ये सब आपका घर का क्या है? पर्सनल एसेट्स है एक तरह से। तो बट उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बिजनेस का बात कर रहे हैं। एक बिजनेस में भी एसेट्स हो सकता है। एक बिजनेस को चलाने के लिए भी कई सारे चीजों का जरूरत पड़ता है, जो हम लोग या तो रेंट बेसिस पर लेकर के आएंगे या तो जिसको हम लोग मार्केट से परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर रेंट बेसिस पर लेकर के आ रहे तब तो हमको उसका किराया देना, वो हमारा एसेट नहीं कहलाएगा। बट अगर हम कोई चीज को खरीद लिए, अगर हम कोई चीज को खरीद लिए जिसका टाइटल हमारे पास है, ठीक है, जिसका ऑनरशिप मेरे पास है, तो वो सामान, वो रिसोर्स हमारा क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एसेट्स होने के लिए 3 चीज होना जरूरी है। कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो जो हमारा हो, हमारे कंट्रोल में हो, और जिससे हमको फ्यूचर में क्या होने वाला है? इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, मतलब जिसमें किसी भी तरह का आपको मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मान लीजिए मेरे क्लासरूम के अंदर में जितने भी मेरे पास फर्नीचर है, क्लास में एसी लगा करके जो रखे हुए, क्लास में मान लीजिए प्रोजेक्टर है, क्लास के अंदर में बोर्ड लगा हुआ है, ये सब मेरे लिए क्या है? एसेट है। अच्छा, जहां पर हम कोचिंग पढ़ाते हैं वो बिल्डिंग मेरा नहीं है, वो हम किराए पर लिए हुए, तो उसका हम रेंट भरते हैं। ठीक है, वो बिल्डिंग जिसका है वो उसका एसेट माना जाएगा। बट उस क्लासरूम के अंदर में जितने भी सामान है, जितने भी रिसोर्सेज है, वो सब मेरा परचेज किया हुआ या मेरा बनवाया हुआ, उसके ऊपर मेरा क्या है? ऑनरशिप है। तो वो सब मेरे बिजनेस के क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आपके बिजनेस में जो भी आपके पास सामान है, जो भी आपके पास रिसोर्स है, जो आपका बिजनेस का है, जो आपके बिजनेस के कंट्रोल में है, और आपको बिजनेस में उससे क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। ठीक है, एसेट को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक एसेट्स होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। मतलब कुछ ऐसे एसेट्स है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, जो आपके पास लंबे समय तक बिजनेस में चलेंगे, और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसका लाइफ कम है, जो आपको मान लीजिए विद इन 12 मंथ्स बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के बेसिस पर हम अपने एसेट को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक नॉन करंट एसेट्स, मतलब कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलते रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो भी फर्नीचर है, मेरे पास जो भी एसी लगा हुआ है क्लासरूम के अंदर में, वो तो कम से कम 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चलेगा। तो ऐसे एसेट जिसका लाइफ ज्यादा है, जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, वो सब मेरे बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई होते हैं। अब ऐसा कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट हमको कब तक मिलेगा? 1 साल या 1 साल के अंदर में मिलेगा। ऐसा कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिलने वाला, तो वो सब किस में क्लासिफाई होंगे? करंट एसेट्स में। अब ये नॉन करंट एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो अब देखो क्या होता है। सबसे पहला कैटेगरी है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी एसेट जो आपके पास है जिससे के मदद से आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कपड़ा बनाने वाला, मेरा काम है मान लीजिए कपड़ा बनाने का, ठीक है, तो मेरे फैक्ट्री के अंदर में जो भी मशीन्स लगा हुआ है, जिसके मदद से हम कोई भी रेडीमेड गारमेंट को प्रोड्यूस कर रहे, बना रहे, तो वो सारे मशीन्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स। तो कोई भी एसेट जिससे के मदद से हम गुड्स एंड सर्विस का क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। नॉट फॉर रीसेल। अच्छा, वो मशीन जो है जिससे हम कपड़ा बना रहे हैं, क्या हम मशीन को बेचने का काम करते हैं? नहीं, हम तो वो कपड़ा बना करके मार्केट में बेचेंगे। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनके मदद से हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स को बेचने का हमारा मकसद नहीं होता है। ठीक है, यानी आप सपोज करो ना, किसी दुकान में जाते हो, सपोज करो आप किसी राशन के दुकान में जाते हो, तो आप वहां से राशन खरीदने के लिए जाते हो। अब सपोज करो वो राशन का दुकान का जो ओनर है, वो जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, क्या आप वो चेयर को परचेज करोगे? क्या वो जो काउंटर बना हुआ है, जो उसका ऑफिस का टेबल बना हुआ है, क्या आप उससे वो टेबल परचेज करोगे? क्या उसके दुकान के अंदर में मान लीजिए जो पंखा लगा हुआ है, क्या आप उससे पंखा परचेज करने जाते हो? नहीं। वो सारे सामान, वो सारे रिसोर्सेज उन दुकानदार के लिए क्या एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स का काम कर रहे हैं, जो उनको सर्विस देने में, गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, जिसको बेचने के लिए वो नहीं रखे हुए। ठीक है, जिसका यूजफुल लाइफ क्या होना चाहिए? 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
तो कोई भी ऐसा एसेट जिसके मदद से हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको बेचने के लिए हम नहीं रखे हुए, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। और फिक्स एसेट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, या तो वो टेंजिबल कैटेगरी में आएंगे या तो इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच्ड। और इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मींस जिस एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और टेंजिबल एसेट्स ऐसे जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, या आपके पास कोई प्लांट एंड मशीन लगा हुआ है फैक्ट्रीज के अंदर में, आपके ऑफिस में जो फर्नीचर्स है, या आपके पास ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ये सब आपके लिए क्या है, एक तरह से फिक्स एसेट्स है, ठीक है। तो याद कर लो ये सारे आइटम को, टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर है और ऑफिस इक्विपमेंट्स है, ठीक है। इनटेंजिबल में कौन कौन से आ जाएंगे, इनटेंजिबल में सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुडविल। गुडविल का मतलब आपका मार्केट में एक रेपुटेशन बना हुआ है, जिसके कारण कस्टमर आपके पास प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। आपका मार्केट में जो रेपुटेशन बना हुआ है, जिसके कारण आपके कस्टमर्स आपके पास ही, आपके दुकान में प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट का जो रेपुटेशन है वो आपको बिजनेस में एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। अब गुडविल को तो आप देख नहीं सकते हो, आप रेपुटेशन को देख सकते हो क्या, कि रेपुटेशन कैसा है, रेपुटेशन किस कलर का है, रेपुटेशन को टच कर सकते हो, नहीं। रेपुटेशन तो एक मार्केट में आपका नाम बना हुआ, आपका मार्केट में पहचान बना हुआ है, जिसके कारण लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आ रहे हैं। तो गुडविल एक तरह से इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसका मार्केट में ज्यादा गुडविल होगा, ज्यादा रेपुटेशन होगा, उसका दुकान अच्छा चलेगा, उसके पास लोग ज्यादा आएंगे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक तरह का एक लोगो हो गया, एक तरह का सिंबल हो गया, जो हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे नाइकी का शूज, ठीक है, वहां पर ऐसे टिक लगा हुआ रहता है, एडिडास का शूज, यानी उन लोग का एक लोगो रहता है, जिसको देख करके आप तुरंत प्रोडक्ट को क्या करते हो, पर पहचान पाते हो कि हाँ ये नाइकी का प्रोडक्ट है। तो सोचो वो नाइकी का सिंबल जो वो कंपनी अपना लोगो बना करके रखा, जो ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, आज उसके मदद से वो कितना लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। एक नॉर्मल शूज अगर आप परचेज करने जाओगे तो 500 रुपए में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नाइकी का शूज परचेज करने जाओगे तो आपको 4000 रुपए से स्टार्टिंग होगा। तो एक ट्रेडमार्क क्या होता है, एक प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसी तरह का कोई लोगो यूज कर रहे हैं, या कोई हम एक तरह से कोई सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मान लीजिए हम किसी तरह का कोई नया इन्वेंशन किए, किसी चीज का कोई हम नया इन्वेंशन किए, जिसका हम क्या करवा लेते हैं, पेटेंट राइट करवा लेते हैं, मतलब उसका हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट मान लीजिए हम कोई बुक लिखे हैं, ठीक है, कोई बुक के जो ऑथर है वो अपने बुक का क्या करवा लेते हैं, कॉपीराइट करवा लेते हैं। या आप मान लीजिए कोई लिरिक्स कंपोज की हो, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गया, या किसी तरह का कोई म्यूजिक्स वगैरह कंपोज की हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए हो, तो उन सब चीज का आप क्या ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो। और एक हो गया सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक तरह से इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। इसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैसे हम लोग को बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करता है, तो देखो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए पैसा है, तो आप उसको बैंक में एफडी करवा दोगे, तो आप अगर बैंक में एफडी करवा दोगे तो आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी कंपनी के शेयर्स में, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, या आप अपना पैसा किसी को क्या कर सकते हो, लोन पे भी दे सकते हो। अगर आप पैसा किसी को लोन पर दोगे तो सामने वाला पर्सन उसके ऊपर क्या पे करेगा, आपको इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स, ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट हम लोग को विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, मतलब ऐसा एसेट जो कैश के फॉर्म में होगा, या जिसको आप लोग 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास जो भी कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, आपके पास बिजनेस में जो भी पैसा पड़ा हुआ है कैश इन हैंड है, ठीक है, या आपके बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो सब आपका है, आपका एसेट है। आपके बिजनेस के डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आप उधार में माल बेचे, ऐसे कस्टमर जिनको आप उधार में माल बेचे, जिनसे आपको फ्यूचर में पेमेंट लेना है। तो वो डेटर जिनसे अभी तक पैसा नहीं आया, वो कस्टमर जिनसे अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, वो सब आपके बिजनेस के क्या है, डेटर, और इनसे आपको पैसा लेना है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको एक मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है, तो ये आपका एसेट है। अगर आपको अपने कस्टमर पर भरोसा नहीं है तो आप उसे रिटर्न में एक प्रॉमिस ले लेते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो ये बिल्स रिसीवेबल क्या एक तरह का राइट है कि आपको अपने कस्टमर से पैसा लेना है, तो ये भी आपका एसेट हो गया। आपको ये सारा आइटम याद कर लेना है, ठीक है। कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक इन ट्रेड, आपके गोडाउन में जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है ना, आपने मान लीजिए 10 यूनिट गुड्स परचेज किया, आपने 10 उसमें से 7 यूनिट्स को बेच दिया, तो 3 यूनिट्स जो गुड्स आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है वो है तो आपका ही है ना, वो तो है तो आपका ही, वो आपका क्या है, एसेट है। और ये करंट एसेट क्यों, क्योंकि आप उसको जल्द से जल्द मार्केट में बेच दोगे। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब देखो आप इन्वेस्टमेंट मान लीजिए
किसी शेयर्स में या किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स में पैसा लगा रहे हो, तो आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप उसको कितने समय तक होल्ड करोगे। आपको लगता है कि आप वो शेयर डिवेंचर को 12 मंथ के अंदर में बेच दोगे तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हो 2 साल 3 साल 4 साल तक, तो वो किस में कहलाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में कहलाएगा। वैसे बैंक में मान लीजिए मैं एफडी करवा दिए 5 ईयर्स के लिए, तो वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन हम मान लीजिए एफडी सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करवाया तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब लॉन्ग, यहां पर देखो सेम पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस था। अगर मान लीजिए किसी को लंबे समय के लिए मतलब मोर देन 12 मंथ्स किसी को लोन दिए तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस हो जाएगा, और 12 मंथ से कम के लिए किसी को लोन दिए तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो जाएगा। उसके बाद ये 2 आइटम और है, एक है प्रीपेड एक्सपेंस और एक है एक्रूड इनकम। तो इन दोनों को समझने से पहले फिर हमको एक्सपेंस और इनकम समझना होगा, तो ये पॉइंट को भी एक बार पेंडिंग छोड़ देते हैं, अभी आगे डिस्कस कर देंगे ये पॉइंट, ठीक है। अभी ध्यान रखो करंट एसेट्स के अंदर में ये 2 आइटम, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक है एक्रूड इनकम, ठीक है। फटाफट से एक बार रिवाइज कर देते क्या था। एसेट्स का मतलब कोई भी सामान, कोई भी रिसोर्स, चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, किसी भी तरह का कोई भी आइटम जो आपका है, आपके कंट्रोल में है, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, या तो वो नॉन करंट एसेट्स में आएगा या तो वो करंट एसेट्स में आएगा। नॉन करंट एसेट जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, करंट एसेट जिसका बेनिफिट आपको लेस देन 1 ईयर मिलेगा। नॉन करंट एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो आपको गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, जिसको बेचने का आपका कोई इंटेंशन नहीं है, जिसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। इंटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। कई सारे एग्जाम्पल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और इंटेंजिबल में क्या, आपका जो मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, या आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, आपके पास किसी तरह का कोई पेटेंट राइट है, आपके पास कोई कॉपीराइट है, या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है। और करंट एसेट्स में आ गया आपके पास कैश इन हैंड, आपके पास जो रोकड़ा है, हाथ में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक बैलेंस जो आपका है, डेटर है, बिल्स रिसीवल है, आपके गोडाउन में जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड, आपके पास कोई करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस है, और ये 2 आइटम प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ठीक है। इसके बाद पूरे अकाउंट्स के अंदर में दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, पहला इंपॉर्टेंट टर्म तो हो गया एसेट्स, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, अमाउंट ओड ऑब्लिक पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। मतलब जो भी बिजनेस के ऊपर कर्जा है, जो भी बिजनेस के ऊपर कर्जा है, मतलब जिसको हमको पे करना है, जिसको हमको पे करना है, ठीक है। लाइबिलिटी को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू इंटरनल लाइबिलिटी और एक है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। अब इसको समझने से पहले एक चीज समझो, एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, सपोज करो ये एक पर्सन है मिस्टर राम, ठीक है। ये एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ये एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेगा, जिसको बिजनेस के टर्म्स में क्या बोला जाता है, कैपिटल। ऑनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बिजनेस के टर्म में क्या बोला जाता है, कैपिटल। अब देखो होता क्या है, हम लोग अकाउंट्स के अंदर में एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या कहता है, जो बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस है, ठीक है, और ये उसका ऑनर है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग लोग है, मिस्टर राम और ये सपोज करो राम इंटरप्राइजेज है, ये मिस्टर राम है और ये इसका बिजनेस का नाम है राम इंटरप्राइजेज। ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों का अपना अपना सेपरेट आइडेंटिटी है। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मिस्टर राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मिस्टर राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, बिकॉज हमको बिजनेस का परफॉर्मेंस जानना है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में कितना लॉस हुआ। हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मिस्टर राम के पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो मिस्टर राम बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 10 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा एज अ कैपिटल, बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा एज अ कैपिटल। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से मिस्टर राम अलग पर्सन है और ये राम इंटरप्राइजेज अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राम बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी है। जब बिजनेस बंद होगा तो ये पूरा पैसा किसको लौटाना होगा, मिस्टर राम को लौटाना होगा, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है। बट ये कैसा लाइबिलिटी, इसको इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है। जो पैसा बिजनेस को पे करना है किसको, ऑनर को, वो कैसा लाइबिलिटी माना जाता है, इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है, ठीक है।
अब सपोज करो मान लीजिए बिजनेस में राम कितना इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बट बिजनेस का रिक्वायरमेंट सपोज करो 15 लाख रुपए का था, तो बाकी 5 लाख रुपए हम क्या किए, बैंक ऑफ इंडिया से जाकर के लोन ले लिए, बैंक ऑफ इंडिया से जाकर के क्या कर लिए, लोन ले लिए। तो ये लोन एक तरह से एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाएगा, मतलब अदर देन ऑनर जो पैसा हमको बाहर वालों को रिटर्न करना है, ये लोन बिजनेस के लिए कैसा लायबिलिटी माना जाएगा, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी पैसा बिजनेस को पे करना है बाहर वालों को, ठीक है, मेन लायबिलिटी उसी को कहते हैं। बट अगर हम सोर्स के हिसाब से देखा जाए कि हम पैसा किससे लिए, ऑनर से लिए कि बाहर वालों से लिए, अगर हम ऑनर से लिए तो उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, और बाहर वालों से लिए तो किसको कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। जनरली कभी भी हम लोग टर्म लायबिलिटी यूज करते हैं तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, वो पैसा जो हमको ऑनर को रिटर्न करना है, जिसका एकमात्र एग्जांपल क्या है, कैपिटल। ठीक है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे किसी बैंक से हम सपोज करो लोन लिए तो वो हमारे ऊपर एक्सटर्नल लायबिलिटी है, या किसी से हम मान लीजिए उधार में कोई गुड्स परचेस करके लाए हैं, या किसी से उधार में कोई सर्विस लिए हुए तो जिसका हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, वो सब मेरा क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद लायबिलिटी को हम लोग टाइम के बेसिस पर दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी एक तरह से मेरे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, जिसको हमको पे करना है 1 साल के बाद। जैसे बैंक से लोन लिए, बैंक से हम लोन ले लिए, फाइनेंस करवा लिए मान लीजिए 4 साल के लिए, तो हमको उसको पेमेंट अब कब करना है, 4 साल के बाद पेमेंट करना है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और एक होता है करंट लायबिलिटी जो हमको अभी पे करना है, मतलब 1 साल के अंदर में जिसका हमको पेमेंट करना है, वो मेरे लिए हो जाएगा करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, जैसे किसी से मान लीजिए 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए उधार में कोई माल परचेज किए, तो वो मेरे लिए करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी का एग्जांपल हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स अलग से आपको 12th में समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए अभी आप इस टर्म को छोड़ दो, आप ये सिंपल फोकस करो लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर हम बैंक से किसी तरह का कोई लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए तो वो मेरे लिए क्या है, बिजनेस के लिए नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है, पहला आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिनसे हम उधार में माल परचेज किए, जिनको हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो कभी भी मेरा सप्लायर हमको लंबे समय के लिए तो उधार देगा नहीं, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 2 महीना, इससे ज्यादा तो कोई उधार देगा नहीं माल। तो जनरली क्रेडिटर्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, करंट लायबिलिटीज में आते हैं। अच्छा, मेरा जो क्रेडिटर है जिसको मेरे के ऊपर भरोसा नहीं है, मान लीजिए वो मेरे से रिटर्न में एक एग्रीमेंट करवा लिया, रिटर्न में प्रॉमिस ले लिया, तो उसी को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, बिल्स पेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और छोटा मोटा लायबिलिटी जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस का एक करंट अकाउंट खुलवा ली है बैंक में। ठीक है, अब करंट अकाउंट में क्या होता है, बैंक वाला अपने अच्छे कस्टमर को एक फैसिलिटी देता है कि अगर मान लीजिए कभी मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया है और मेरे अपने सप्लायर को 30,000 रुपये का पेमेंट करना है, मेरे अकाउंट में मात्र 20,000 रुपया है बट मेरे सप्लायर को 30,000 का पेमेंट करना है, तो मेरा बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब क्या, हम उसको 30,000 का पेमेंट कर देंगे, मेरे अकाउंट में मात्र 20,000 है बट पेमेंट कितना कर देंगे, 30,000 का, मेरा अकाउंट चल जाएगा नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा कितने का, 10,000 का, और फिर विद इन 1 मंथ हम क्या करेंगे, बैंक में उतना अमाउंट जाकर के डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट नेगेटिव में चल गया है, इसका मतलब मेरे को पैसा देना बनता है किसको, बैंक को, मेरे को पैसा देना है किसको, बैंक को, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको भी अभी अगर पेंडिंग छोड़ते हैं, जब एक्सपेंस पढ़ेंगे तो वहां पर प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों डिस्कस हो जाएगा, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर लॉन्ग टर्म लोन लिए तब तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है, और 2 4 5 महीने के लिए अगर कोई छोटा मोटा लोन लिए तो वो सब किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स में आ जाएगा। ठीक है, एक हो गया एसेट्स, एक हो गया लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद है इनकम, या इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच करके, माल बेच करके। गुड्स क्या होता है, जिसमें आप डील करते हो, जिस चीज का आपका व्यापार है उसको कहते हैं गुड्स। तो गुड्स बेच करके जो आपके पास पैसा आया, चाहे अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे मान लीजिए हम टीचर है तो हम यहाँ पर टीचिंग करके जो भी आप लोग से फीस वगैरह चार्ज करते हैं, तो हम सर्विस दे करके जो भी पैसा कमा रहे हैं, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को डील करके जो भी उससे फीस चार्ज कर रहा है, एक लॉयर अपने क्लाइंट से जो फीस चार्ज कर रहा है, या मतलब कि सर्विस दे करके जो भी हम पैसा कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, या तो हम गुड्स बेच रहे होंगे या तो मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, या यूज ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर यील्डिंग इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी एटसेट्रा। या मान लीजिए मेरे बिजनेस के पास, मान लीजिए मेरे पास कोई रिसोर्स है, मान लीजिए मेरे पास कोई स्पेस है, ठीक है, जहां पर हम काम कर रहे थे, और कुछ स्पेस मेरा एक्स्ट्रा है जो वेस्ट जा रहा है, जिसको हम यूज नहीं कर रहे, तो वो स्पेस हम किसी को सपोज करो किराए पर दे दिए। ठीक है, तो वो स्पेस हम किसी को किराए पर दिए तो सामने वाला पार्टी से हम क्या लेंगे, रेंट चार्ज करेंगे, तो वो रेंट जो हम चार्ज कर रहे हैं वो मेरे लिए एक तरह से इनकम है।
या मान लीजिए मेरे पास पैसा पड़ा था, हम किसी को लोन दे दिए तो सामने वाला पार्टी से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को किसी को यूज करने के लिए दे रहे तो सामने वाला पार्टी से हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए हम किसी को लोन दिए तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किए तो उससे डिविडेंड मिलेगा। या मान लीजिए मेरे पास किसी तरह का कोई इंटेंजिबल राइट्स है, जैसे मान लीजिए हम बुक के ऑथर है, हम कोई बुक लिखे हैं, ठीक है, तो किसी पब्लिशिंग हाउस को अगर हम अपना बुक को प्रिंट करके मार्केट में बेचने का राइट देते हैं तो हम सामने वाले पब्लिशर से क्या करेंगे, रॉयल्टी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब सिंपली इनफ्लो ऑफ मनी समझ लो, जो भी पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। जो आप पैसा कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो, चाहे गुड्स बेच करके कमा रहे हो, चाहे आप किसी को सर्विस दे करके कमा रहे हो, या अपना रिसोर्स किसी को यूज करने के लिए दिए हो और जिससे क्या कमा रहे हो, इंटरेस्ट कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, रॉयल्टी कमा रहे हो, या स्पेस को किराए पर दे करके आप रेंट कमा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये लिखा हुआ RFO, इसका मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, अब पैसा तो बहुत सारे जगह से कमा रहे, बट मेरा मेन धंधा क्या है, मेरा मेन काम क्या है। मान लीजिए मेरा मेन काम टीचिंग करने का है, तो हम टीचिंग से जो पैसा कमा रहे वो मेरा कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड अदर देन टीचिंग, मान लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो वहां से हमको इंटरेस्ट मिल गया, या कहीं शेयर मार्केट में हम डील करते हैं वहां से कुछ पैसा अर्न कर लिए, तो वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगा, अदर इनकम। यानी मेन एक्टिविटी जो आपके बिजनेस का उससे जो पैसा कमा रहे वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बाकी अदर एक्टिविटी से जो पैसा कमा रहे वो सब कहलाता है अदर इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब, आप टेक्निकली ज्यादा मत जाओ, रेवेन्यू का मतलब आपके लिए क्या हो गया, इनकम। आप माल बेच करके, सर्विस दे करके जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सब आपके लिए क्या है, इनकम, ठीक है। बट हाँ, रेवेन्यू और इनकम दोनों 100% सेम नहीं। आप समझने के लिए रेवेन्यू को इनकम बोल सकते हो, बट अगर कोई कहेगा कि इनकम क्या है, तो इनकम का मतलब हो गया आपको अपने रेवेन्यू में से सारे खर्चे को माइनस करना होगा। मान लीजिए आप मार्केट में एक प्रोडक्ट बेचे 100 रुपए का, तो आपको 100 रुपया इनकम नहीं हो गया। आप एक प्रोडक्ट बेचे 100 रुपए का, तो उसका कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 80 रुपीज, तो आपको एक तरह से प्रॉफिट मतलब इनकम कितना हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है, ठीक है। बट हाँ, बोलचाल के भाषा में हम लोग रेवेन्यू को इनकम भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है, एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गया, इनकम हो गया मतलब रेवेन्यू हो गया। अब बचा एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारा खर्चा देना होगा, जैसे आप बिल्डिंग किराए पर लिए हो तो रेंट देना होगा, इंप्लॉइज काम कर रहे हो उनको सैलरी देना होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेकर के रखे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होगा, पानी का बिल जमा करना होगा, आपको मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना होगा। कई सारा खर्चा है जो बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर बेसिस पर करना पड़ता है। कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको जो भी खर्चा करना पड़ रहा है वो सब आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। जैसे कि आप जो भी कैश पेमेंट करते हो, अपने इंप्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, वर्कर को फैक्ट्री में वेजेस पे कर रहे हो, अगर कोई जगह किराए पर लिए हो तो उसको रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। या आपके बिजनेस में जो भी फिक्स एसेट्स है जिसको आप यूज कर रहे हो, फिक्स एसेट्स क्या है, जैसे आपके फैक्ट्री में जो मशीन्स लगा हुआ है, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब आपका फिक्स एसेट्स है, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स को अगर आप यूज करोगे तो धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो उसको हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रीशिएशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। या आप मान लीजिए आप किसी कस्टमर को उधार में माल बेचे हो, उधार में माल बेचे हो, ठीक है। अब हो सकता है रिस्क है कि कुछ पैसा डूब जाए, तो जितना पैसा डूब गया उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। तो ये नुकसान भी आपके लिए एक तरह से एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। एक्सपेंस में दोनों आ गया, एक्सपेंस एंड लॉसेस दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस में आपको जो बैड डेट हो गया, जो नुकसान हो गया, मतलब जो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं किया, ठीक है, या आप अपने कस्टमर से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए उसको जो कैश डिस्काउंट अलाउ किए हो, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर आप माल बेच रहे हो मान लीजिए 100 रुपए का, तो वो माल आप परचेस करके लाए थे 80 रुपए में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो माल बेच रहे हो उसका कॉस्ट, ठीक है, वो भी आपके लिए क्या है, खर्चा। यानी इनकम कमाने के लिए आपको खर्चा तो करना पड़ेगा ना। आप दुकान चला रहे हो, आपको दुकान में स्टाफ काम कर रहे हो, उनको सैलरी दे रहे हो, दुकान का भाड़ा दे रहे हो, आप अपने कस्टमर को किसी तरह का कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, या जो माल परचेस करके ला रहे हो उसका जो कॉस्ट पड़ रहा है, ये सब आपके बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा, ठीक है। अब यहां पर देखो दो टर्म पेंडिंग था, प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये समझो क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब समझते क्या है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कोई भी ऐसा खर्चा जिसका हम पेमेंट एडवांस में कर दिए, हुज बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर, जिसका बेनिफिट हमको आने वाले वर्षों में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी में मान लीजिए कि इंप्लॉय काम करता है, ठीक है, जिसका सैलरी फिक्स है कितना है, 5,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। अब मान लीजिए वो साल भर काम किया, 12 महीना काम किया, और हम उसको पूरे 12 महीने के अंदर में टोटल सैलरी का जो पेमेंट किए वो 80,000 पेमेंट किए पूरे साल भर के अंदर में। अब कब कब पेमेंट किए वो डिटेल नहीं है, टोटल सैलरी साल भर में कितना पे किए, 80,000 में, ठीक है। तो जब मेरा एक साल खत्म हुआ, आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, तो हम साल भर ट्रांजेक्शन किए, रिकॉर्ड कर लिए। अब ईयर एंड पर हिसाब करने बैठे तो क्या पता चला कि मेरा इंप्लॉय जिसका सैलरी 5,000 रुपया पर मंथ था,
तो अगर 12 महीने का सैलरी हम उसको देते भी तो मेरा खर्चा कितना होता, 60,000 का। बट अब वो हमसे पेमेंट कितना ले गया, 80,000 का ले गया। मान लीजिए किसी तरह का घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया या कोई भी प्रॉब्लम था जिसके कारण बोला सर मेरे को पेमेंट थोड़ा सा इस बार ज्यादा कर दीजिए, तो किसी मंथ में हम उसको ज्यादा पेमेंट कर दिए, तो पता चला टोटल पेमेंट हम उसको कितना कर दिए, 80,000 का। लेकिन अगर कोई बोलेगा मेरा खर्चा कितना है, बिजनेस का खर्चा कितना है, तो खर्चा तो 60,000 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंप्लॉय मेरे यहाँ 12 महीना हमको सर्विस दिया, तो 12 महीने के हिसाब से उसका सैलरी कितना बनता है, 60,000 रुपया। तो खर्चा मेरा कितना बिजनेस का रिकॉर्ड करेंगे, 60,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये 20,000 इसमें एक्स्ट्रा जो पेमेंट कर दिए वो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एसेट की तरह ट्रीट होगा। क्योंकि मान लीजिए जो 20,000 का पेमेंट हम अपने इंप्लॉय को एडवांस में करके रखे हुए, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे 5,000 रुपया महीना उसका नौकरी है, हम उसको यहाँ पर 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दे करके रखे हुए, तो वो अगले 4 मंथ तक हमको बिजनेस में सर्विस देगा। 4 मंथ मेरे यहाँ नौकरी करेगा, बट हम उसको पेमेंट नहीं करने जा रहे, तो हमको आने वाले साल में उससे बेनिफिट होने वाला है। यानी पेमेंट हम उसको इस साल में कर दिए, बट उससे सर्विस कब मिलेगा, अगले साल में। तो ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस जो हम तो एडवांस में पे कर दिए, बट जिससे मिलने वाला बेनिफिट हमको कब मिलेगा, आने वाले सालों में मिलेगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम अपना किस तरह से ट्रीट करके चलते हैं, एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया बकाया। मतलब सपोज करो वही इंप्लॉय, मान लीजिए सैलरी जिसका 5,000 रुपया पर मंथ है, साल भर काम किया और पूरे साल भर में अभी तक हम उसको पेमेंट सिर्फ कितना किए, 50,000 रुपया। पेमेंट सिर्फ कितना किए, 50,000 रुपया। अब देखो बात वही होता है कि 5,000 रुपया महीना नौकरी है, 12 महीना वो काम करेगा, तो उसको पेमेंट करना कितना चाहिए था, 60,000 का पेमेंट करना चाहिए था। हम उसको अभी तक पेमेंट कितना किए, 50,000 रुपए का, बट वो सर्विस तो हमको 12 मंथ तक दिया, तो हमको पेमेंट करना कितना चाहिए था, 60,000। तो 10,000 जिसका हमको पेमेंट करना बाकी है, सर्विस तो ले लिए बट पेमेंट करना बाकी है, तो वैसे एक्सपेंस को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वैसे एक्सपेंस को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। या सपोज करो ना, हम मान लीजिए किसी से कोई बिल्डिंग किराए पर लिए हुए, उसका हमको मंथली रेंट पे करना है। मान लीजिए 11 मंथ तो हम रेंट उसको पे कर दिए और आखिरी मंथ का रेंट अभी तक पे करना बाकी है, तो वो आखिरी मंथ का जो रेंट पे करना बाकी है वो मेरे लिए एक तरह से क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी किन्हीं से आप कोई सर्विस ले चुके हो बट जिसका पेमेंट अभी तक आप नहीं किए हो, तो वो सब आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, उसी तरीके से इनकम में भी 2 पॉइंट होता है, एक होता है एक्रूड इनकम और एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, एक्रूड इनकम क्या होता है, इनकम जो आप अर्न कर लियो। अर्न कैसे, आप अपना सर्विस परफॉर्म कर चुके हो बट नॉट येट रिसीव्ड, बट आपको सामने वाला पर्सन पेमेंट नहीं किया। आप इनकम अर्न कर लियो, अपना सर्विस दे चुके हो बट पेमेंट नहीं मिला, तो उसको कहते हैं एक्रूड इनकम। और ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि हम अपना अगर सर्विस परफॉर्म कर चुके, हम अपना सर्विस परफॉर्म कर चुके, तो मेरे को सामने वाले पर्सन से पैसा लेने का राइट है। मेरे को सामने वाले पर्सन से पैसा लेने का राइट है, तो वो मेरे लिए राइट क्या है, एक तरह से एसेट है। ठीक है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, आप पैसा किसी से पहले ले लियो बट काम अभी तक नहीं कियो। आप पैसा ले लियो बट काम नहीं कियो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? बिकॉज आपको सर्विस परफॉर्म करना है। इनकम रिसीव्ड, पैसा तो मिल गया बट अभी तक वो अर्न नहीं हुआ। अर्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सर्विस परफॉर्म नहीं की हो। ठीक है, तो एक्रूड इनकम आपके बिजनेस के लिए एक तरह से एसेट होता है, क्योंकि आपको फ्यूचर में पेमेंट लेना है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि आप पैसा ले लियो बट काम नहीं कियो, तो अगर काम नहीं करोगे तो पैसा लौटाना पड़ जाएगा, तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, तो 4 मेन टर्म था, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, एक टर्म है रिसिप्ट। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग एक टर्म डिस्कस किए थे, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसी तरीके से एक टर्म है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, अमाउंट रिसिप्ट, जो भी पैसा आपको मिल रहा है बिजनेस में, कहाँ से, या तो आप गुड्स बेच रहे होगे, या किसी तरह का किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे, सर्विस रेंडर कर रहे होगे, या बाय वे ऑफ सेल ऑफ एसेट, या आप अपने दुकान से एसेट ही बेच दे रहे होगे, या कहीं से लोन लेकर के आ रहे होगे। पैसा तो यही 4 जगह से आ सकता है, किसी को माल बेच रहे हो, किसी को कोई सर्विस दे रहे हो, या अपना एसेट को बेच रहे हो, या कहीं से लोन लेकर के आ रहे हो, तो ये सब आपके लिए क्या है, रिसिप्ट, दैट इज इनफ्लो ऑफ मनी। ठीक है, अब ये रिसिप्ट 2 तरह से क्लासीफाई होगा, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को सिंपली आप इनकम कह सकते हो। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो आपके लिए क्या है, इनकम है। इनकम कैसे, ऐसा कोई भी रिसिप्ट विच नाइदर डिक्रीजेज एसेट नॉर इंक्रीजेज लाइबिलिटी। ऐसा कोई भी एसेट जिससे ना तो आपका बिजनेस का एसेट कम हो रहा है और ना ही आपका बिजनेस का कोई लाइबिलिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब आप वो पैसा तो अर्न कर रहे होगे ना, कमा रहे होगे, आपको अपना कोई घर से एसेट बेचना नहीं पड़ा, ना आप लोन लेकर के आ रहे हो, इसका मतलब वो पैसा आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट का नेचर क्या होता है, रेकरिंग, ये बार बार आपको मिल रहा है। जैसे बार बार मान लीजिए हमको हर मंथ अपने बच्चों लोग से जो फीस मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है, रेकरिंग इन नेचर, जो हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल
सेल ऑफ गुड्स, एक दुकानदार माल बेच रहा है, चाहे किसी तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या वो कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, बैंक में जो उसका बैलेंस पड़ा हुआ उससे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ तो वो कंपनी उसको डिविडेंड पे कर रही है, रेंट रिसीव, अगर अपने पास कोई स्पेस फालतू पड़ा हुआ है तो किसी को किराए पर लगा करके रेंट कमा लिए, कहीं से कोई डिस्काउंट मिल गया, ये सब मेरे लिए क्या है, इनकम है। रेवेन्यू रिसिप्ट का सिंपल मतलब क्या है, इनकम। आप माल बेच करके, सर्विस दे करके जो भी पैसा कमा रहे हो, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ऐसा रिसिप्ट जिससे आइदर डिक्रीजेज एसेट, या तो आपको अपने घर के एसेट बेचने पड़ गए, मतलब बिजनेस के एसेट बेचने पड़ गए, या तो आपका बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा है। और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, क्योंकि जनरली हम लोग बिजनेस में एसेट्स को परचेस करते हैं उसको यूज करने के पर्पस के लिए। एसेट को बेचना हमारा मकसद नहीं होता है, बट अगर वो एसेट पुराना हो जाता है, मान लीजिए एक फर्नीचर जिसको हम 5 साल से यूज कर रहे थे, अब वो पुराना हो गया तो उसको हमको डिस्पोज करना पड़ेगा, मार्केट में सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसेट को बेचना हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है, बट एसेट्स को पुराना हो जाने पर तो हम उस एसेट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, दूसरा एसेट परचेस करके मार्केट से लाएंगे। तो कभी कभी हमको अपने एसेट को बेचना पड़ जाता है, या जरूरत पड़ने पर हम कहीं से लोन लेकर के आते हैं, किसी तरह का कोई लायबिलिटी लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट। और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। एग्जांपल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, जो पुराना हो गया था आप उसको बेच दिए, या आप कहीं से लोन लिए हो, तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टर्म्स और हैं नोट्स में, वो आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक टर्म है टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। टर्नओवर एक टेक्निकल टर्म है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन अ पार्टिकुलर पीरियड। लाइव स्टॉक, जितने भी पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कैटल हो गया, हॉर्सेज हो गया, ये सब क्या है, लाइव स्टॉक। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स फॉर रीसेल, मींस गुड्स को ही हम लोग टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, मर्केंडाइज बोल सकते हैं। वॉचर मतलब क्या होता है, एक तरह से एविडेंस, किसी भी ट्रांजेक्शन का एविडेंस। वॉचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक वैल्यू का मतलब द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे उसको अपने बिजनेस में जब रिकॉर्ड करोगे तो जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, जहां पर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। द बुक इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। इसके लिए हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, कैश बुक बनाना सीखेंगे। तो ये सब आपको आगे चल करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर बस एक बार हल्का फुल्का देख सकते हो। स्टोर्स देख लो क्या होता है। The term store is used to denote material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale। जैसे कि फैक्ट्री के अंदर में जितने भी मशीन है, तो मशीन को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए एक मशीन का स्पेशल ऑयल आता है, ठीक है। तो वो लुब्रिकेंट्स वगैरह हो गया, या जो भी स्पेयर पार्ट्स है मशीन का, जो हम लोग फैक्ट्री में रखते हैं, ताकि मशीन कभी भी अचानक से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसको ठीक कर लेंगे, रनिंग कंडीशन में ले आएंगे। या जो भी पैकिंग मटेरियल्स वगैरह हम लोग रखते हैं, ये सब मेरे क्या कहलाता है, स्टोर्स कहलाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग का, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये जो 4 टर्म आज हम लोग डिस्कस किए, मेन, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इसको अच्छे से कमांड कर लेना। ये वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार देखना होगा देख लेना, बिकॉज ये 4 वर्ड पे अगर आपका कमांड नहीं होगा तो आगे आने वाले सारे चैप्टर में डिफिकल्टीज होगा। जैसे इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वहां पर हम लोग एक इक्वेशन सीखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो वहां पर फिर इसका यूज आना ही है, एसेट्स का यूज आना ही है, लायबिलिटी का यूज आना ही है, और कैपिटल का यूज आना ही है, ठीक है। तो ये वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देखो और ये सारे टर्म को क्लियर कर लो, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो के ऊपर लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें, और बाकी फ्रेंड्स लोग के साथ भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू।